देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है, देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एनपीओ स्टार्ट किया था, ठीक है। उससे कंसेप्ट भी हम लोगों ने देखा, कुछ क्वेश्चंस भी देखा था। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम लोग लास्ट मतलब मैट का जो एंड है, क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है, वहां से स्टार्ट करेंगे। देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। नॉर्मली हमें क्या क्वेश्चन मिलेगा, नॉर्मली हम लोग को बोला जाएगा कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हम लोग को गिवन रहेगा, उससे हमें प्रिपेयर करने पड़ेगा, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्या बोलते हैं उसे, बैलेंस शीट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। देखो यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है, हम लोगों को प्रिपेयर करने बोला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम पढ़ के दिखाते हैं। देखो यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, बाई सब्सक्रिप्शन, बाई डोनेशन, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब सरप्लस हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 अनपेड एट 1/1/2013 200 180 ऑफ विच वाज रिसीव्ड इन 2013। जैसे इन्फॉर्मेशन रहता है वैसे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस करके दो बार दिया हुआ है, मतलब एक ओपनिंग एडवांस होगा, एक एंडिंग एडवांस होगा। ये देखो, ये ओपनिंग एडवांस है, ये एंडिंग एडवांस है। सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग 1/1/13 का 31 दिसंबर 13, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर दे रखा है सन्ड्री एसेट्स एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, सन्ड्री एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द पीरियड, कैश बैलेंस दे रखा है 160। प्रिपेयर करने बोला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये डेटा दे रखा है हमें, प्रिपेयर करने बोला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि जस्ट लाइक कैश बुक होता है, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में यही फर्क है कि इनकम एक्सपेंडिचर जो बना हुआ है ना, ये जो है ये पर्टिकुलर किसी एक टाइम बेसिस, जैसे ये 31 दिसंबर 2013 के बेसिस का ही बना है। इसी बेसिस में अगर हमारा कोई भी इनकम रिसिप्ट है या रिसीवेबल है, दोनों ही दिखाया गया है, और एक्सपेंस पेड या पेएबल जो भी हो, दोनों ही दिखाया गया है, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, देखो तो स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही होगा, बस नाम अलग लिखना है हम लोग को। यहाँ पर लिखते हैं इलस्ट्रेशन 14। इन द बुक्स ऑफ क्या नाम था, इन द बुक्स ऑफ कैलकाटा क्लब for the year ended 31st December 2013। अच्छा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, देखो कैश बुक के तरह होता है। तो कैश बुक में हम लोग क्या लिखते हैं, दो अमाउंट का कॉलम कर लेते हैं हम लोग, चाहे तो दो या एक अमाउंट का कॉलम करेंगे। यहाँ तो वैसे एडजस्टमेंट होता नहीं है, तो एक ही अमाउंट का कॉलम कर दिया। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, कैश रिसिप्ट, रिसिप्ट और यहाँ पर पेमेंट लिखते हैं, उसी तरह से ही लिखेंगे कैश बुक के तरह ही। रिसिप्ट कैश बुक में भी ऐसे ही, इधर रिसिप्ट और इधर डेबिट लिखा जाता है, और इधर लिखा जाता है पेमेंट और क्रेडिट, जैसे कैश बुक होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैश बुक जो है, हम लोगों ने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो लास्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ा था, वहां पर हम लोगों ने देखा ये स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस से, और एंड भी होता है ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस से, ठीक है। अगर हमारा कैश जो है पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ पर कैश कितना है वो कैसे पता चलेगा। कैश तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दिख रहा है। देखो इनकम एक्सपेंडिचर में तो कैश का डेटा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो बैलेंस शीट में रहता है। यहाँ बैलेंस शीट तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन छोड़ देते हैं। अगर हमें बैलेंस करके मिल जाए, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर को बैलेंस करते हैं तो सरप्लस मिलता है ना, उसी तरह से यहाँ पर कैश या बैंक का बैलेंस हमें मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है, सब्सक्रिप्शन एक इनकम है और डोनेशन है, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू सब्सक्रिप्शन और टू डोनेशन। अच्छा, अब सब्सक्रिप्शन कितना लिखना पड़ेगा,
उसके लिए वर्किंग नोट बना लेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट 1 लिख दिया मैंने। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम पीछे वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहाँ पर ही बन जाएगा, छोटा सा ही तो बनेगा, ये अकाउंट तो ज्यादा बड़ा बनेगा नहीं, यहाँ पर ही बन जाएगा। देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, जो अमाउंट हमें रिसिप्ट पेमेंट में दिख रहा है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या एंट्री हुआ है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर लिख लेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना अमाउंट है, 2000। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 अनपेड एट 1113, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये एसेट होगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं ना, इनकम है। तो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी हो गया 200, टू बैलेंस बीडी 200 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है 180 ऑफ विच वाज रिसीव्ड इन 2013, 2013 में उसमें से 180 रिसीव हुआ है। तो रिसिप्ट का एंट्री क्या होगा, बाई बैंक या कैश। 2012 का रिसीव हुआ है, 2013 में कितना है, 180। यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला है 180 ऑफ विच वाज रिसीव्ड इन 2013, 2013 में रिसीव हुआ है 2012 का। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस, ओपनिंग एडवांस है तो लाइबिलिटी, एडवांस में पैसा रिसीव कर रखे थे, इनकम का पैसा, तो वो लाइबिलिटी होगा 50 रुपीज, लाइबिलिटी है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस एंड में है तो इधर ओपनिंग लाइबिलिटी, तो इधर क्लोजिंग लाइबिलिटी। क्लोजिंग लाइबिलिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50, नहीं 40 रुपीज क्लोजिंग लाइबिलिटी। सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 अनपेड एट 2013 रुपीज 70। अच्छा, बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 अनपेड एट 2013 रुपीज 70 बोल रहा है। ये एक्चुअली थोड़ा सा लैंग्वेज गलत है, यहाँ पर मैट में भी गलत है। ये सब्सक्रिप्शन फॉर 2000, ये 12 नहीं होगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अनपेड एट 31 दिसंबर 13, क्योंकि 12 का जो अनपेड था वो तो ये है 200, वो तो हम लोगों ने लिख ही लिया ना। तो यहाँ पर देखो लैंग्वेज गलत है, कैसे पता चल रहा है, सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 अगर 2012 का सब्सक्रिप्शन है, अनपेड एट 31 दिसंबर 2013 70 रुपीज बोला है। 2012 का अनपेड है, 2013 में 70 रुपीज। बट ये पॉसिबल नहीं है, ये देखो 2012 का तो ऑलरेडी 200 दिखा रखा है ना यहाँ पर, तो दो एक ही लैंग्वेज को दो बार अलग अलग क्यों देगा, तो ये गलत है। ये 2013 का यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं उसे, आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, तो बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। ये थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। देखो सब्सक्रिप्शन 2012 का अनपेड है, अगर 2012 का होता है तो वह 2013 में वो दिखना चाहिए, 31 दिसंबर तक दिख सकता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिखेगा। मतलब हो सकता है कि 2012 में भी पूरा पेमेंट नहीं किया, मान लो ये 200 रुपए जो है, 200 रुपए से बोल रहा है ना, इसमें से 180 जो है, ये देखो 200 में से 180 जो है 13 में मिला, तो 2012 का भी बाकी रह गया, कितना बता सकते हो, देखो सब्सक्रिप्शन का जो प्रीवियसली बाकी था ना, ये देखो प्रीवियसली 200 रुपए बाकी था, उसमें से 180 2013 में मिला, तो अभी भी कितना बाकी है, अभी भी कितना बाकी है 2013 में, 20, 20 रुपीज बाकी है ना। और यहाँ पर बोला है देखो 70 रुपीज बाकी है, मतलब ये टोटल बता रहा है, ठीक है। ये टोटल बता रहा है कि सब्सक्रिप्शन जो बाकी है 2013 में, टोटल बाकी दिख रहा है 70 रुपीज, ठीक है। 70 रुपीज बाकी दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पर बैलेंस करके देखते हैं कितना आता है। ये हो गया 2240, 2240 माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 120, और ये हो गया 300 हो रहा है शायद, नहीं कितना हो रहा है देख लेते हैं। 1940, 1140 हो रहा है, 1940 बैलेंस, 1940, अच्छा। बैलेंस।
नहीं 2120 नहीं आ रहा है। ओ अच्छा, ये 180 भी तो है, अच्छा ये 180 भी तो है, हाँ 1940, ठीक है 1940 आ रहा है यहाँ पर बैलेंस करके। एक्चुअली अगर मुझे बाइफर्केशन करना है तो इसको इनर कॉलम में दिखाना चाहिए, ये 180 और ये हो गया 1940, ये रिसीव हुआ है 2013 में, 2013 में रिसीव हुआ है, तो 2013 में टोटल कितना रिसीव हुआ है वो यहाँ पर लिखेंगे, बोलो टोटल, मतलब ये दोनों पैसा तो 2013 में रिसीव हुआ है, जिसमें से ये अमाउंट जो है ये 2012 का था, लेकिन रिसीव तो ये दोनों अमाउंट हुआ है ना, कितना हो रहा है 2120। देखो समझ में आया कि नहीं, ये जो पैसा है 180, ये तो हमें बता ही दिया था ना क्वेश्चन में, तो 2013 में कितना रिसीव हुआ है टोटल 2120, जिसमें से 180 जो है, 180 जो है वो 2012 वाला था, और जो 2013 का है वो 1940, लेकिन ये पूरा 2013 का भी नहीं होगा, ये देखो 2014 का इसमें कितना है बोलो, तो इसका अगर बाइफर्केशन करें तो ये कैसे होगा, हम इसे अलग अलग करके दिखा रहे हैं, ये देखो इसको अलग अलग करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, 2012 का 180, 2013 का 1940, ये देखो 2014 का यहाँ पर 40 नहीं आएगा, बोलो क्या 2014 का 40 नहीं आएगा, 14 का एडवांस लिया है ना हम लोगों ने, देखो चीज को समझना है हमें, यहाँ पर बोल रहा है पेड इन एडवांस 31 दिसंबर 13, एडवांस मतलब 14 का होगा ना, ये 14 का हो गया है ना, और ये जो है ये हो गया है 12 का, ठीक है, फिर 13 का कितना होगा, ये दोनों माइनस करने से पता चल जाएगा, बट हमें ओवरऑल बैलेंस तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में लिखना है, दैट इज 2120 लिखना पड़ेगा, देखो कितना होगा फिर, अगर हम लोग इस तरह से और भी इसे सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये हो जाएगा 1900, देखो समझ में आया कि नहीं, 1900, और 1900 2013 का कैश रिसिप्ट है, यहाँ पर टैली करके देख लो इनकम एक्सपेंडिचर से, 1900 कैश रिसिप्ट है, 7 यहाँ पर देखो 50 रुपीज जो है, 50 रुपीज हमें पहले ही मिल गया था, तो अभी नहीं मिलेगा, एडवांस लेके रखा था हम लोगों ने, तो 1850 हो गया, ठीक है 1850, और 2013 का आउटस्टैंडिंग कितना है देखो, यहाँ पर 2012 का आउटस्टैंडिंग कितना है 20 रुपीज, 2013 का फिर आउटस्टैंडिंग कितना है 50 रुपीज, यहाँ पर 50 ऐड कर लो, देखो कितना होता है 1900 हो गया, अच्छा 1900 कम कैसे हो गया, यहाँ पर 200 है ये 50 है, 1900 2013 का था, इसमें से 50 और 50 एडजस्ट करेंगे तो ये तो 1900 ही बन गया, 20 रुपए, अच्छा 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 ठीक है ठीक है, ये देखो 20 रुपए तो होगा ही, लेकिन ये जो अमाउंट है ना ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रुक जाओ, यहाँ पर ये बोला था ना मैंने लैंग्वेज प्रॉब्लम है, यहाँ पर बोला है सब्सक्रिप्शन, ये देखो 180 अगर मिल गया है, ये यहाँ पर 20 बाकी है, तो 2012 का तो क्लियरली पता चल रहा है 20 रुपीज बाकी है, 200 में से 180 मिल गया, और 2013 का हमें क्वेश्चन बता दिया है कितना बाकी है, 70 रुपीज बाकी है, ठीक है 70 रुपीज बाकी है, तो टोटल यहाँ पर लिखना पड़ेगा 90, अब हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है, अब हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा, ये हम बाद में फिर से लिख के दिखा रहे हैं, अगर हम लोग इतना सिंप्लीफाई करके ना लिखे तो हमें इतना तो पता चल रहा है ना कि क्वेश्चन पढ़ के देखो, फिर से एक बार बताते हैं, सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 अनपेड ऑन 1113, मतलब आउटस्टैंडिंग था 200 रुपया, ठीक है, उसमें से 180 रिसीव हुआ है, अभी नहीं लिख रहे उसे, जो रिसीव हुआ है, ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि एडवांस है 50 रुपीज, ये देखो एडवांस 50 रुपीज ओपनिंग वाला 1 मंथ दिख रहा है ना, नीचे देखो एडवांस है 31 दिसंबर 13 का 40, ये देखो, और यहाँ पर बोल रहा है कि 2012 का अनपेड एट 2013, मतलब ये सीधा सा बात है कि 2013 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2013 होगा, ये जो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2013 70 रुपीज हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग को तो ये भी दिख रहा है ना 200 में से 180 अगर मिला है तो 20 यहाँ पर भी बाकी है, तो 90 हो जाएगा, तो इसका अगर पूरा बैलेंस करो तो कितना आ रहा है 2240 से 50 और 90 माइनस करना पड़ेगा, 2240 से 50 और 90 माइनस करना पड़ेगा, तो देखो आ गया 2100, अब 2100 का अगर बाइफर्केशन देखें तो यहाँ पर 180
2012 साल का अभी मिला है 13 में, 14 का 40 रुपीज रिसीव हो चुका है, तो 13 का कितना रिसीव हुआ है माइनस कर लो, 180 माइनस 40, तो 13 का रिसीव हुआ है 1880। ये सही भी है, देखो 1880 अगर रिसीव हुआ है तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से टैली होना चाहिए ना, टैली हो रहा है कि नहीं देखते हैं। देखो ये तो खुद से कैलकुलेट करके समझना पड़ेगा। 2013 का, सिर्फ 2013 का 1880 है, ठीक है, उसमें से 50 रुपीज पहले ही हम लोगों ने एडवांस ले रखा था प्रीवियस ईयर, तो अभी नहीं ले पाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1880 से 50 माइनस कर दो, 1830 हो गया, 1830 हो गया, ठीक है। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा कितना, 70, जो नहीं मिला इस बार का 70 ऐड कर दो, तो 1900 हो रहा है, 1900। अच्छा फिर भी ये 2000 क्यों नहीं हो रहा है, 2000 तो होना चाहिए, क्या गलती हो जा रहा है, बार बार 2000 तो होना चाहिए। 2100 बैलेंसिंग फिगर, कैश रिसिप्ट टोटल 2100, अनपेड 20 और ये 70 90, तो 2013 का 18 ये एडिशन गलत हुआ है क्या, देख लेते हैं, 8 8 16 और 4 20, 2 8 180 40, चेक करते यही गलत हुआ होगा, 180 40 1880, नहीं 2100 सही है, सही तो है, 1880 प्लस 50 प्लस 70, ओ अच्छा हाँ ठीक तो है। ये देखो 1880 ये 2013 का मिला है, 2013 में और 70 रुपीज मिलना चाहिए जो आउटस्टैंडिंग हो गया है, और जो ऑलरेडी पहले लाइबिलिटी बुक किया था वो भी इनकम रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा ना, तो टोटल देखो 2000 आ रहा है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं सही है कि गलत है। देखो फिर से एक बार समझा देते हैं, यहाँ पर क्या क्या बोल रखा था, देखो यहाँ पर बोला था कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये रहा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस, तो ये जैसे पुट होना है वैसे तो मैंने पुट कर दिया। ये देखो ओपनिंग ओपनिंग एसेट ये है, ओपनिंग एसेट ये है, क्लोजिंग एसेट जो 70 दे रखा है क्वेश्चन में, बट 20 हम लोगों को और भी दिखा कि 200 में से 180 मिला है तो 20 रुपए बाकी है, तो ये हो गया यहाँ पर 50 और यहाँ पर 40, ये 2000 तो क्वेश्चन में दे ही रखा था। अगर हम ये नहीं समझाते तो इतना टाइम भी नहीं लगता, ये 2100 ऐसे ही बैलेंसिंग फिगर आ जाता, ठीक है, वो लिखने से ही क्वेश्चन बन जाएगा, बट हमें समझ लेना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। देखो दो, ये जितना भी पैसा रिसीव हुआ है ये बैलेंसिंग फिगर करके हमें मिल जाएगा, और इसको अगर हम लोग अलग से देखें तो हमें पता है इसमें से ये 2100 में से 180 जो है वो 2012 का है, तो 2012 में तो 200 बाकी था, 180 मिला तो 20 रुपए अभी भी बाकी है, ठीक है। 2014 का 40 रुपए एडवांस ले रखे जो कि इसमें इंक्लूडेड है। फिर 2013 का कितना कैश रिसिप्ट हुआ है, 1880 कैश रिसिप्ट हुआ है, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में जो 2000 दिख रहा है क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं। 2013 में 1180 मिला है कैश, और भी फ्यूचर में मिलेगा 70 रुपीज, तो मैंने 70 ऐड कर दिया, और पहले से ही 50 ले रखा था जो कि लाइबिलिटी बना हुआ था, वो इस बार इनकम रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा, यानी 2000। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन हम लोगों ने रीड किया है बिल्कुल सही है, तभी तो 2000 से टैली हुआ, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। अब ये हमारा क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, बाई बैंक बोल के जो है टू सब्सक्रिप्शन बोल के यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2100, क्योंकि जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है वहां पर ये फर्क नहीं पड़ता कि कब का पेमेंट है, ठीक है, 2012 हो 13 हो या 14 हो, कैश फ्लो कितना हुआ है वही मेन है, ठीक है। तो कैश फ्लो जितना हुआ है लिख दिया हम लोगों ने। डोनेशन 1050 है, तो डोनेशन 1050 डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि डोनेशन के लिए कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो ये डायरेक्टली हो गया। अच्छा बाई साइड में देखो बाई सैलरी, देखते हैं सैलरी का कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है, तो सैलरी जैसा वैसे ही लिख देंगे 1750। जनरल एक्सपेंस 500, डेप्रिसिएशन 300। अच्छा बोलो डेप्रिसिएशन आएगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, बताओ क्या डेप्रिसिएशन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आता है, ये तो एक नॉन कैश आइटम है, क्या डेप्रिसिएशन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आएगा? नो मैम। नहीं,
ये नहीं आएगा तो क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट आएगा। फिक्स्ड एसेट अगर कुछ खरीदा है तो वो आ जाएगा। सन्ड्री एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 2600, सन्ड्री एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन 2700। तो डेप्रिसिएशन के बाद एसेट बढ़ गया, ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब एसेट खरीदा होगा हम लोगों ने। चेक करके देख लेते हैं, सन्ड्री एसेट का अकाउंट बना लेते हैं। टू बैलेंस बीडी, सन्ड्री एसेट बिगिनिंग में 2600। अच्छा, डेप्रिसिएशन हमें इनकम एक्सपेंडिचर से मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना है, ये कहाँ गया, ये रहा 300। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बाई डेप्रिसिएशन 300। फिर भी क्लोजिंग में बोल रहा है कि एसेट का वैल्यू है 2700। ये देखो, तो टोटल करके देख लेते हैं। 3000 और यहाँ पर हो जाएगा 3000, 400 टू सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, कैश या बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर यानी 400 रुपए का हम लोगों ने एसेट खरीदा है, तो बाई सन्ड्री एसेट्स। 400 वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 1113 में 162 बैलेंस बीडी 160। बस अब क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग कैश बैलेंस मिल जाएगा 0,133,310 बाई बैलेंस सीडी 3,310 3,310 माइनस 900 माइनस 1750 660 660 होगा। ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस, जो बैलेंसिंग फिगर आया। अच्छा, ये लेकिन लिखना नहीं होता, इनकम जो सरप्लस है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये हमें लिखना नहीं है, ये तो इनकम एक्सपेंडिचर का रिजल्ट होता है। बस रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाने बोला था, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पर क्या बोला है, द फॉलोइंग आर द आइटम्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द बंगाल क्लब एज समराइज्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स मेंटेन बाय द सेक्रेटरी। ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस, एंट्रांस फीस 2012 का। ठीक है, ये है 2013 का, सेम वही एंट्रांस फीस। सब्सक्रिप्शन 2012 2013, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन 2014, मैनेजर सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, फायर इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट परचेज, क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, it was ascertained from inquiry that the following represented a fair picture of the income and expenditure of the club for the year 2013 for audit purpose। अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर भी बना के दे दिया है, तो इसका मतलब बैलेंस शीट बनाने बोला होगा। देखो, इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट पेमेंट दोनों ही बना दिया। मैनेजर सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग ऐड किया है, एडवर्टाइजमेंट एक्रूड कुछ भी नहीं है, ऑडिट फीस, फायर इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एंट्रांस फीस, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ the club as on 31st December 2012 and 31st December 2013. It being given that the values of fixed asset on 31st December 2012 were building, cricket equipment, furniture, the rates of depreciation of building, cricket equipment, furniture. You are entitled to make assumption as may be justified. अगर जरूरत हो तो हम लोग assumption ले सकते हैं। तो prepare क्या करने बोला है, बैलेंस शीट दोनों ईयर का, 2012 का और 2013 का बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, तो चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। इलस्ट्रेशन 13, in the books
बंगाल क्लब बैलेंस शीट एज ऑन एज एट या एज ऑन 31 दिसंबर 2012, ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2013। लाइबिलिटीज एसेट्स। अच्छा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर जो है बोल रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस ऑन 1113 का कैश बैलेंस, तो ये कौन से वाले बैलेंस शीट में जाना चाहिए? 1113 का कैश बैलेंस, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट यानी 2012 वाले में जाएगा। 4200 यहाँ पर लिख लेते हैं कैश 4200। अच्छा, उसके बाद का डेटा देखो, एंट्रेंस फीस। बोलो क्या एंट्रेंस फीस बैलेंस शीट में आएगा? एंट्रेंस फीस क्या बैलेंस शीट में आएगा? नो मैम। नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि 2013 का। अच्छा, लेकिन ये कब का एंट्रेंस फीस है? ये देखो, एंट्रेंस फीस फॉर 2012, ये जो बना हुआ है, ये जो हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया है, ये कब का दिया है? ये 2013 का दिया हुआ है, ठीक है। 2013 का ही रिसिप्ट पेमेंट है, 2013 का ही हम लोगों का इनकम एक्सपेंडिचर है। हम लोग बना रहे 2012 का बैलेंस शीट। एंट्रेंस फीस 2012 का रिसिप्ट किया है 2013 में, इसका मतलब तो वही होता है ना। 2012 का एंट्रेंस फीस रिसिप्ट किया है, ये तो पूरा अकाउंट 2013 का है। तो ये 2012 का अगर इनकम हम लोग 2013 में ले रहे हैं, क्या ये आउटस्टैंडिंग नहीं है? इसका देखो, इसका प्रूफ भी मिल जाएगा हम लोगों को। कहाँ पर? यहाँ देखने से, ये देखो। अच्छा, यहाँ तो नहीं दिखेगा खैर, क्योंकि ये तो 2013 का है, यहाँ पर ही दिखेगा। 2013 का आउटस्टैंडिंग होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा, 2012 का आउटस्टैंडिंग होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखेगा, वो रिसिप्ट पेमेंट में दिखेगा। ये देखो, 2012 में रिसिप्ट किया है हम लोगों ने, 2012 का पैसा रिसिप्ट किया है 2013 में। तो क्या ये बैलेंस शीट में आएगा? ये आउटस्टैंडिंग हो रहा है ना 2012 में, क्या ये बैलेंस शीट में आएगा? आउटस्टैंडिंग। हाँ, आउटस्टैंडिंग बोल के बैलेंस शीट में आएगा। कौन से ईयर में आएगा? सॉरी, कहाँ किधर आएगा? एसेट या लाइबिलिटी साइड में? एसेट में आएगा, क्योंकि ये एंट्रांस फीस इनकम है। आउटस्टैंडिंग एंट्रांस फीस, आउटस्टैंडिंग एंट्रांस फीस 1000। अच्छा, अब देखो ये 2010 2013 का जो है 10,000, वो तो नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन 2012 का, तो ये 2012 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, सेम उसी तरह से। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 600। इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो इनकम है। इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ टाइम पीरियड नहीं बताया, तो ये करेंट ईयर का होगा, तो इनकम तो कभी बैलेंस शीट में नहीं आता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट जो परचेस कर रहे हैं वो भले ही बैलेंस शीट में आएगा, वो तो आएगा। इन्वेस्टमेंट 20,000, ये आ जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने 20,000 का खरीदा है, बट ये 2013 वाले में आएगा ना, क्योंकि जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है वो तो 2013 का ही होगा, क्योंकि ये पूरा अकाउंट ही तो 2013 का है, तभी तो 2012 का कुछ है तो मेंशन करना पड़ रहा है ना, बाकी सब तो 2013 का है। अच्छा, तो ये इंटरेस्ट रिसिप्ट जो है इन्वेस्टमेंट का, ये 2013 का है। 2013 वाले बैलेंस शीट में भी नहीं आएगा, बिकॉज ये इनकम है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। देख लो, इनकम एक्सपेंडिचर में हमें मिल जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,000 दिख रहा है, मतलब कुछ आउटस्टैंडिंग है।
4000 दिख रहा है, 3000 के जगह कुछ आउटस्टैंडिंग होगा वो नीचे दिख जाएगा हमें। सब्सक्रिप्शन 2014 का 400, 2014 का 2013 में ही अगर 2014 का ले लिए तो इसे क्या बोलेंगे, इनकम। 2014 का इनकम 2013 में ले लिए तो इसे क्या बोलेंगे, प्रीपेड। ये एडवांस या प्रीपेड, इसको कहां पर लिखना चाहिए, कौन से बैलेंस शीट में बोलो, 2012 वाले में लिखे या 2013 वाले में लिखे। ये तो सब्सक्रिप्शन 2014 का है, तो 2014 में ये 2013 का अकाउंट है, 2014 का लिया हुआ है पेमेंट, तो बोलो कौन से 2013 में जाएगा। लाइबिलिटी है एसेट में, एडवांस है तो लाइबिलिटी। एडवांस सब्सक्रिप्शन 400, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं, मैनेजर का सैलरी 1000 पेमेंट हुआ है। अब ये 2013 का ही है। अब नीचे देखेंगे कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह है, चेक कर लेते हैं। मैनेजर सैलरी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, देखो मैनेजर सैलरी 1500 दिया हुआ है, यहाँ भी 1500, यहाँ 1000 है, यहाँ 1000 है, तो क्या पता चलता है इससे, बोलो। मैनेजर सैलरी यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 1500 है, इससे क्या पता चलेगा, मैनेजर का सैलरी हम लोगों ने 1000 दिया है। हाँ बोलो क्या पता चल रहा है इससे, आउटस्टैंडिंग है। हाँ आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है, 500। 500 आउटस्टैंडिंग है। ये लाइबिलिटी साइड लिखना पड़ेगा, कौन से बैलेंस शीट में जाएगा, मैनेजर सैलरी के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब 2013 का है ना, तो कौन से बैलेंस शीट में जाएगा, 2013 वाले बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग मैनेजर सैलरी, $1500 माइनस 1000 करके पता चल गया 500 हो रहा है। दूसरा भी देखते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रिंटिंग स्टेशनरी 2600, देख लेते हैं कि कुछ बाकी है कि नहीं। प्रिंटिंग स्टेशनरी 2600, यहाँ पर दिख रहा है 2400, तो बोलो क्या होगा, 2600 में मिला है लेकिन मिलना चाहिए 2400, इस साल का 2400 ही है, तो 200 एक्स्ट्रा हम लोगों ने पेमेंट कर रखा है। ये क्यों, 2600 कैश आउटफ्लो हुआ है बट होना चाहिए था 2400, तो 200 एक्स्ट्रा किस चीज का, प्रीवियस ईयर का हुआ। हाँ प्रीवियस ईयर का, इसका मतलब बाकी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का इसका मतलब बाकी है। अच्छा तो प्रीवियस ईयर का कितना पेमेंट किया है कैसे पता चलेगा, ये देखो इसका एक अकाउंट बना देते हैं और भी इजीली समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर दिखा देते हैं, थोड़ा सा अलग है इसीलिए इसका अकाउंट दिखा रहे हैं। वर्किंग नोट 1, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देखो प्रिंटिंग स्टेशनरी का जो पेमेंट हुआ है उसे टू बैंक या टू कैश बोल के दिखा देंगे। पेमेंट तो ये हुआ है, पेमेंट हुआ है 2600, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर में दिख रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर में दिख रहा है कि 2000 रुपए और आउटस्टैंडिंग 400 है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी, तो बाई बैलेंस सीडी लाइबिलिटी 400, ये लाइबिलिटी, सॉरी ये एसेट लिख दिया मैंने, लाइबिलिटी इधर होगा ना, टू बैलेंस सीडी 400 रुपए का आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर दिख रहा है कि 2400 इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, तो इसका एंट्री क्या होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में इसका एंट्री कैसे हो रखा है, देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2400, ये जाना चाहिए लेकिन 400 बाकी रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3000 और यहाँ पर हो गया 3000, तो यहाँ पर कितना रिमेनिंग आएगा, 600। ये एक्चुअली ऊपर लिखना चाहिए, क्यों क्यों ऊपर लिखना चाहिए, क्योंकि देखो अभी तो हम लोगों ने देखा ना कि इनकम एक्सपेंडिचर में दिख रहा था 2400, ठीक है, बट खर्चा हम लोगों का कैश आउटफ्लो हुआ है 2600, तो ज्यादा 400 दिख रहा है, बट इनकम एक्सपेंडिचर में भी एक बाइफर्केशन था कि 2400 तो हो रहा है टोटल खर्चा, बट हम लोग 400 पेमेंट नहीं कर रहे, इसमें से 400 आउटस्टैंडिंग रखे हैं, ठीक है। तो इस बार सिर्फ 2000 ही पे किए, तो 600 किस लिए पे किए, प्रीवियस बाकी था तभी पे किए, तो प्रीवियस बाकी है जो प्रीवियस लाइबिलिटी उठे, तो ये उससे तो ऊपर लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस
बीडी, ठीक है। ये नीचे नहीं होगा, ये नीचे नहीं होगा क्योंकि ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट जनरेट कर रहा है। हम लोग प्रिंटिंग स्टेशनरी खरीदने गए थे, पूरा पेमेंट नहीं किए तो क्रेडिटर को 400 देना पड़ेगा। प्रीवियसली क्रेडिटर का 600 बाकी रखा था, बट अगर सिर्फ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर को टैली करोगे ना तो 400 रुपए ही दिखेगा। ये देखो, सॉरी 200 दिखेगा। ये देखो 2600, 2600, यहाँ पर 2400, बट इसका भी तो बाइफर्केशन दे रखा है कि प्रीवियसली हम लोगों ने 2600 हम लोगों ने पेमेंट किया है, ठीक है, जिसमें से इस बार का सिर्फ 2400 ही पेमेंट करना चाहिए था, बट इसमें से 2000 जो है ये पेड है और 400 जो है ये पेबल है। ये तो हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखा रहा है, तो ये लाइबिलिटी है और ये एक्सपेंस है। और एक्रूअल बेसिस पे ये पूरा हमारा एक्सपेंस है। ये देखो, ये पूरा एक्सपेंस बट इतना लाइबिलिटी है। तो 2000 हम लोगों ने पे किया, बट पेमेंट तो 2600 दिखा रहा है। तो 2600 से 2000 अगर इस साल का है तो बाकी 600 किस लिए पेमेंट किया? प्रीवियसली बाकी रखा था, तो प्रीवियस लाइबिलिटी इधर होगा, ठीक है। तो डेबिट और ये क्रेडिट, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर का मैंने बोला था ना ओपनिंग बैलेंस शीट में और नीचे का क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ये 400 चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोल के। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400 ये वाला, और ऊपर का जो है ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाता है। हमेशा ऊपर का 2 डेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है अगर 2 डेटा होगा तो। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना आया? 600, 600। अच्छा, फिर नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग 1800, यहाँ पर देखते हैं कितना है एडवर्टाइजिंग का, 1600, बट आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं था बोल रहा है, कि कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं था। तो इस साल का जितना भी एडवर्टाइजमेंट का हुआ पूरा ही पेमेंट कर दिया, मतलब ये 1800 में से 1600 तो इस साल का है फुल्ली पेड। तो बाकी एक्स्ट्रा जो है 200 ये कब का है? क्योंकि 1600 ही इस साल का हुआ है, इस साल का फुल्ली पेड है, कुछ भी बाकी नहीं रखा है हम लोगों ने। तो जो 200 है ये कब का है? क्योंकि पेमेंट तो ज्यादा प्रीवियस। दिखा है, प्रीवियस, ठीक है। ये फिर पुराने वाले बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब प्रीवियसली हमारा बाकी था, आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग फॉर एडवर्टाइजिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर एडवर्टाइजिंग 200 कैसे पता चला? 1800 माइनस 1600 करके पता चल गया। अच्छा, अब देखो इसका भी चाहो तो अकाउंट बना सकते हो। ये देखो हम दिखा देते हैं कैसे बनेगा। एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक दिखा दो कितना? 1800 बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1600, कोई एक्रूड कोई कुछ नहीं है, ठीक है। बैलेंस इधर आ रहा है तो इसका मतलब प्रीवियस, अब देखो अगर कुछ बाकी नहीं है तो नीचे तो बैलेंस नहीं आएगा ना, नीचे तभी आता है जब उस ईयर के क्लोजिंग में कुछ बाकी या एडवांस होता है। तो बोल रहे हैं 1600 ही हमारा क्लोजिंग है, कुछ भी हम लोग का बाकी या एडवांस नहीं है, तो जो बैलेंस आएगा वो ऊपर लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब प्रीवियसली बाकी था, बाई बैलेंस बीडी, इस तरह से अकाउंट बनेगा। वैसे ये बिना अकाउंट के भी बन सकता है। फायर इंश्योरेंस 1200, देखते हैं फायर इंश्योरेंस का 1200 पे किया है, इस बार का कितना था? इस बार का था 1000, कुछ भी बाकी नहीं है, कुछ नहीं बताया मतलब बाकी नहीं है। फायर इंश्योरेंस 1200 हम लोगों ने पे किया है, बट इस बार का 1000 है। तो बोलो बाकी फिर 200 क्या हो जाएगा? प्रीवियस। प्रीवियस का है, ठीक है। फायर इंश्योरेंस जो है 200 प्रीवियस का है। अच्छा, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, कुछ तो नहीं दिया है। फायर इंश्योरेंस यहाँ पर 1000 दिया है, यहाँ पर फायर इंश्योरेंस दिया है 1200, तो 200 तो प्रीवियस ईयर का ही बनता है। तो आउटस्टैंडिंग फॉर फायर इंश्योरेंस
200, ठीक है। आउटस्टैंडिंग फॉर फायर इंश्योरेंस 200। इन्वेस्टमेंट परचेस किया है, इस साल का इन्वेस्टमेंट परचेस है, तो कौन से वाले बैलेंस शीट में जाएगा? नए वाले बैलेंस शीट में। ये तो 2013 का बन रहा है ना, जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। तो इन्वेस्टमेंट 20,000। अच्छा, अब यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस, कैश बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा 7,600। कैश 7,600। अच्छा, अब इधर का देख लेते हैं। ओपनिंग मैंने लिख दिया था शायद, एक बार फिर से देख लेते हैं। ओपनिंग लिख दिया है 4,200। अच्छा, एंट्रांस फीस ये आउटस्टैंडिंग दिखा दिया है मैंने, 1,000 का एंट्रांस फीस आउटस्टैंडिंग दिखा दिया है। आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस अर्निंग है तो एसेट साइड आएगा। अच्छा, 2013 का ये सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस फीस 2013 का 10,000 है। देख लेते हैं, उसका भी चेक कर लेते हैं। 2013 में एंट्रेंस फीस कितना दिखाया हम लोगों ने? 10,500 दिखाया है। तो बोलो ये 500 क्या होगा? 2013 का एंट्रेंस फीस हम लोगों ने 10,000 रिसीव किया है, बट हमारा इनकम एक्सपेंडिचर दिखा रहा है कि 10,500 रिसीव होना चाहिए। 10,000 का कैश रिसीव्ड हुआ है, तो बाकी जो 500 है वो क्या हो गया? फिर एंट्रेंस फीस हमारा दिख रहा है कि 10,000 मिला है, लेकिन मिलना चाहिए 10,500, तो 10,000 मिला है, बाकी 500 क्या हो गया? इसका मतलब प्रीपेड है। नहीं, प्रीपेड नहीं, ये तो मिलेगा ना हमें। आउटस्टैंडिंग है, हमारा इनकम होना चाहिए था 10,500, लेकिन कैश के हिसाब से 10,000 दिख रहा है, लेकिन एक्रूअल बेसिस तो बता रहा है 10,500। फिर 500 और भी मिलना चाहिए, तो 500 को क्या बोलेंगे फिर? प्रीपेड थोड़ी ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे 500 को? आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम या फिर एक्रूड इनकम। तो इसको लिख देते हैं एंट्रांस फीस, एंट्रांस फीस एरियर इनकम है ना। 10,500 मिलना चाहिए, बट मिला है 10,000, तो 500 रुपए और भी मिलेंगे। अच्छा, और कुछ छूट गया था इसमें, उस तरह से मैंने चेक नहीं करवाया था। सब्सक्रिप्शन 2012 का आउटस्टैंडिंग 600 रुपया, देख लेते हैं, ये लिखा है मैंने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, हाँ 600 रुपया लिख लिया। अच्छा, 2013 का 15,000 सब्सक्रिप्शन मिला है, 15,000, बट यहाँ पर दिख रहा है मिलना चाहिए 15,600। बोलो 15,000 रिसीव हो चुका है, कैश रिसीव हुआ है 15,000, लेकिन होना चाहिए 15,600, तो 600 का क्या होगा? आउटस्टैंडिंग। हाँ, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन बाकी है, तो ये हम लोग का एसेट साइड में चला जाएगा 2013 वाले क्वेश्चन में, सॉरी बैलेंस शीट में। सिक्स 600। अच्छा, नेक्स्ट और क्या था? इंटरेस्ट रिसिप्ट, इसमें भी कुछ देखा था हम लोगों ने। 3,000 जो है इंटरेस्ट हम लोगों को मिला है, बट यहाँ पर दिख रहा है कि मिलना चाहिए 4,000, तो 1,000 कहाँ गया? 4,000 मिलना चाहिए, 3,000 कैश रिसिप्ट हुआ है, तो 1,000 का क्या कैलकुलेशन होगा? 3,000 कैश रिसिप्ट हुआ है, 1,000 जो है ये रिसीवेबल है। रिसीवेबल मतलब ही क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग, तो एक्रूड इनकम हो जाएगा, 1,000 का एक्रूड इनकम हो जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000, 4,000 माइनस 3,000। अच्छा, ये सब तो लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर, देखो क्या बोला है कि बैलेंस शीट बोल रहा है कि बैलेंस शीट में 31 दिसंबर 12 और 13 का क्या क्या दिखेगा? फिक्स्ड एसेट है बिल्डिंग 44,000, पुराने वाले में जाएगा, 2012 का बोला है बिल्डिंग 44,000। अच्छा, बिल्डिंग 44,000, क्रिकेट इक्विपमेंट 25,000। क्रिकेट इक्विपमेंट 25,000, फर्नीचर 4,000। अच्छा, और यहाँ पर ये सब लेस हो जाएगा,
फर्नीचर, ये द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5%, 10%, 6%, यही सारा वैल्यू रहेगा, बस डेप्रिसिएशन लेस करके लिखना पड़ेगा। तो बिल्डिंग 44,000 लेस 5% डेप्रिसिएशन। अच्छा, फिर उसके बाद फर्नीचर 4,000 डेप्रिसिएशन 6%। 240 हो जाएगा, और इसका 44,000 इंटू 5%। 4180. 4180 होगा शायद. ये वाला 24,240 41,800. अच्छा, और ये वाला 3760 हो रहा है ना, 3760। क्रिकेट इक्विपमेंट 25,000 लेस डेप्रिसिएशन 10%। 25,000 माइनस 2500, 25,000 माइनस 2500, 22,500। हाँ, 22,500। अच्छा, अब देखते हैं चेक करके, सब तो लिख लिया हम लोगों ने। $44,000, 25,000, 4,000, 600, 1,000, 4,200, 78,080, 800, 78,800। अच्छा, और इधर कितना आ जाएगा? -1,000, -1,000 हो जाएगा। $77,800 कैपिटल, 77,800 कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अब ये कैपिटल ये वाले बैलेंस शीट में चला जाएगा। कैपिटल फंड 77,800, 77,800। अब यहाँ पर ऐड या लेस हो जाएगा जो भी इनकम एक्सपेंडिचर का, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब सरप्लस 18,160। सरप्लस 069 95,960। 95,960 प्लस 500 प्लस 800, 97,260। अच्छा, यहाँ पर और यहाँ से मैंने एक चीज चेक नहीं किया कि हम लोगों ने एंट्रेंस फीस टैली करवाया, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैनेजर सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, ऑडिट फीस और फायर इंश्योरेंस, और ये नहीं चेक करवाया। और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टोटल 4,940। एक बार चेक कर लेते हैं डेप्रिसिएशन टोटल 4,940 हो रहा है कि नहीं। ये वाला 2200, 240, 2500 चेक कर लेते हैं एक बार सही हुआ है कि नहीं। 2200 मतलब सारा डेप्रिसिएशन हम लोगों ने लगाया कि इनकम एक्सपेंडिचर का टोटल के साथ टैली करेगा तभी हो जाएगा। 4,940 एक बार चेक कर लेते हैं। 4,940 ठीक है। अच्छा देखो, ये तीन चीज मैंने नहीं लिखवाया ना, ये भी एक बार देखना चाहिए था। ऑडिट फीस 500 दिख रहा है जो कि इनकम एक्सपेंडिचर में दिख रहा है, बट हमारा जो ये बना हुआ है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, यहाँ पर पेमेंट साइड में ऑडिट फीस नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हो गया कि ऑडिट का कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ, तो ऑडिट फीस पूरा का पूरा क्या है?
बोलो। ऑडिट का पेमेंट कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, ये देखो रिसीट पेमेंट में कहाँ दिख रहा है, ऑडिट फीस पेमेंट साइड में तो नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ऑडिट फीस क्या हुआ है, ऑडिट फीस पूरा ही क्या है, ये पूरा क्या है, इसमें कुछ कैश पार्ट है ही नहीं, पूरा ही पेएबल है। तो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग। पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग खर्चा है ना। तो ये कौन से वाले अकाउंट में जाएगा, 2013 वाले में जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस बोल के। 500 ये नहीं लिखा था मैंने, 500 ऑडिट फीस। अच्छा फायर इंश्योरेंस चेक किया था, एक बार देख लेते हैं। फायर इंश्योरेंस का था 1000 और फायर इंश्योरेंस 1200 पे किया, हाँ ये तो कर लिया था, चलो ठीक है, ये वाला नहीं लिखा था, 500 ऐड हो जाएगा इसमें, मतलब 9770, 97,760। अब चेक करते हैं, 41,800, 3760, 22,500, 2000, 20,000, 500, 600, 1000 प्लस 7600, 97,760। हाँ ठीक है, टैली हो गया। देखो 97,760 होगा। हमें कैसा करना है, ऐसा क्वेश्चन देगा तो हमें जस्ट चेक करते जाना है कि पेमेंट कितना हुआ है और यहाँ पर कितना पेमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर ज्यादा दिखा रहा है तो वो पेएबल भी है, क्योंकि ये तो ड्यूरिंग द ईयर का बनता है ना, और यहाँ पर ज्यादा दिखा रहा है तो ये प्रीवियस ईयर का है। अगर रिसीट पेमेंट अकाउंट में ज्यादा दिखा रहा है तो वो प्रीवियस ईयर का है, और अगर हम लोगों का यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब ये जो है ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। अच्छा फायर इंश्योरेंस वाला एक बार फिर से चेक करते हैं। देखो मुझे लग रहा है फायर इंश्योरेंस का थोड़ा सा गलत हुआ है मेरे से, देख लेते हैं। फायर इंश्योरेंस यहाँ पर बोल रहे हैं हम लोगों ने रिसिप्ट खर्चा पे किया है 1200 रुपए, जबकि खर्चा इस बार का था 1000। तो ये प्रीवियस ईयर का होगा कि नहीं, है मैंने तो प्रीवियस ईयर दिखा दिया, थोड़ा सा गलत हो गया। देखो क्यों प्रीवियस ईयर का नहीं होगा, ये देखो यहाँ पर अकाउंट बनाने से समझ में आ जाएगा। ये देखो वर्किंग नोट नंबर 2 बना के दिखाते हैं। फायर इंश्योरेंस देखो थोड़ा सा गलत हो गया है शायद। देखो फायर इंश्योरेंस यहाँ पर 2 बैंक, इस साल का पेमेंट है 1200, ठीक है। और इनकम एक्सपेंडिचर से दिख रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर से दिख रहा है कितना, 1000, ठीक है 1000। तो 200 प्रीवियस ईयर का है कि इस साल का है, वो हमें देखना पड़ेगा। देखते हैं ये कब का होगा। अगर ये 1000 है और हमें कुछ बोला नहीं है, एडवांस वगैरह कुछ नहीं बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि फायर इंश्योरेंस जो है इस साल का खर्चा हुआ है 1000, ठीक है। अच्छा इस साल का खर्चा हुआ है 1000। अच्छा देखो ये जो खर्चा है ना, ये बोला है कि 2012 का ही है, ये तो बोला नहीं कि इसमें, सॉरी 2013 का है, कुछ नहीं बोला है, तो ये 2013 में फुल्ली पेड हुआ है। बट इसमें 2012 का कोई अमाउंट ऐसा नहीं बोला है। अगर ऐसा होता ना तो इस तरह से इंडिकेट करता है, ये देखो 12 और ये 13, एंट्रेंस फीस का 12-13 का दिखा है, सब्सक्रिप्शन का 12 का 13 का दिखा है। मतलब ये जो फायर इंश्योरेंस का एक्स्ट्रा पेमेंट है ये प्रीपेड हो गया है ना। देखो ये जो फायर इंश्योरेंस दिखा रहा है यहाँ पर 1200 जो दिखा रहा है, ये पूरा का पूरा 2013 का दिखा रहा है, और इसमें 2012 का कुछ नहीं है। अगर होता तो 2012 देके इंडिकेट करना पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन में तो 2012 कुछ बोला नहीं है। तो हम लोगों ने 2013 में ही 1200 पेमेंट किया है, जबकि 2013 का सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज हो रहा है। तो 200 क्या हो गया, बैलेंस तो इधर आ रहा है, ठीक है, बैलेंस इधर आ रहा है, ऊपर बैलेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो वो हमें खुद से समझना पड़ेगा। हमें नहीं बताएगा कि बैलेंस ऊपर लिखना चाहिए कि नीचे, हम लोग ये देख के समझ जाएंगे। 12-13 ऐसे लिखा हुआ रहेगा ना, 14, ये देखो जैसे 14 लिखा हुआ था, इसका मतलब एडवांस था। तो ये वाला कुछ लिखा नहीं है, बट यहाँ लिखा भी तो नहीं है कि ये जो फायर इंश्योरेंस है ये 2012 का 200 है, ऐसा भी तो नहीं बोला। और ऐसे तो नहीं बोल रहे 2013 का 1000 है, ऐसा नहीं बोला। इसका मतलब अगर हम लोगों ने 2013 में ही 1200 पेमेंट किया जबकि करना चाहिए था 1000, इसका मतलब हम लोगों ने प्रीपेड किया है। तो ये इधर आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी। ये हमें खुद से समझना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के, कोई नहीं बोलेगा कि यहाँ ये जो डेटा है 200 ये ऊपर लिखना चाहिए कि नीचे। तो ये हो गया 1200, यहाँ पर भी 1200। अब देखो मैंने क्वेश्चन ना आउटस्टैंडिंग मान के कर लिया तो भी मेरा टैली हो जाएगा, बट गलत हो जाएगा कंसेप्ट। इसका मतलब ये फायर इंश्योरेंस जो है ना, यहाँ पर जो मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग दिखाया था, ये यहाँ पर नहीं आएगा।
देखो आके भी लेकिन टैली हो गया, लेकिन ये नहीं आएगा, 200 रुपए यहाँ से कम करना पड़ेगा। 200 रुपए कम कर देते, कितना हो जाएगा? 77 6 नहीं ज्यादा हो जाएगा ना 200 रुपए, यहाँ पर 200 रुपया ज्यादा हो जाएगा। 70, ये कितना हो जाएगा फिर? 78,000, 78,000 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 78,000 और यहाँ पर 18,160 ऐड करने से हो जाएगा 96,160। और एडवांस क्या है? तो वो हमारे लिए एसेट है, तो एडवांस फायर इंश्योरेंस। डेट देख के समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ सकते। ठीक है, ईयर का डेट देख के समझना पड़ेगा। ये हो रहा है 200, 1200 दे दिया जबकि 1000 का खर्चा था, तो यहाँ पर 200 से बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 97,960। ठीक है, और ये वाला भी 200 रुपए बढ़ गया इधर, 97,960। देखो गलत मैंने लिखा था तब भी टैली हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि 200 आना चाहिए इधर या उधर, मतलब अगर हम लोग ओपनिंग में लिख रहे हैं तो फिर क्लोजिंग में जाके वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जा रहा है, बट अप्रोच गलत हो जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में ईयर मेंशन नहीं किया हुआ है तो ये एज्यूम्ड है कि ये सब 2013 का ही होगा, क्योंकि 2013 का अकाउंटिंग कर रहे हैं। और जिसमें हमें बता दिया है कि 2012, उसे 2012 मानेंगे, 14 बता दिया है तो 14 का मानेंगे। अब अगर 2013 में हम लोगों ने 1200 फायर इंश्योरेंस पे किया है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर बता रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर का तो 1000 ही था, इसका मतलब प्रीपेड कर रखा है। ठीक है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा इलस्ट्रेशन 12 देखो, इसमें एक बैलेंस शीट बनाने बोला है, सिर्फ एक बैलेंस शीट, ये वाला जो भी है डेटा, इससे प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ओशियन ब्लू क्लब बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इलस्ट्रेशन 12 इन द बुक्स ऑफ नाम क्या है? इन द बुक्स ऑफ ब्लू क्लब बैलेंस शीट एज एट, कुछ टाइम पीरियड नहीं दिया है, एसेट सॉरी लाइबिलिटी एसेट्स। अच्छा इधर से देखेंगे फर्नीचर बिफोर डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर भी बता दिया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बता रहा है कि बिल्डिंग फंड, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड, फिक्स डिपॉजिट, ओपनिंग जनरल फंड। ठीक है, हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ लिखना चाहिए। तो फर्नीचर कहाँ पर लिखेंगे? एसेट साइड में 8000, यहाँ पर लिख देते हैं फर्नीचर 8000। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, इसके नीचे लेस करके लिख दे डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, लेस डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 800, 7200। अच्छा उसके बाद बिल्डिंग फंड, ये कहाँ पर जाना चाहिए? ऑल फंड्स आर लाइबिलिटीज, स्पेसिफिक फंड है। बिल्डिंग फंड क्या है? स्पेसिफिक फंड है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेडिंग करके बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड का देखते हैं कितना है, 30,000 बिल्डिंग फंड है टोटल, 30,000। अच्छा बिल्डिंग फंड के बाद इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड,
तो इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड का मतलब अगर याद है तो मैंने जब बिल्डिंग फंड ये स्पेसिफिक फंड पढ़ाया था, तब स्पेसिफिक फंड के लिए जो पैसा आता है उसे हम लोग चाहे तो कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्डिंग आज बोलने से आज ही स्टार्ट नहीं कर सकते। मान लो बिल्डिंग का पैसा आ जाए, हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं आफ्टर 1 ईयर, तो ये बिल्डिंग का जो पैसा है उसको हम लोग रखेंगे तो वो तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। हम लोग चाहे तो कहीं इन्वेस्ट कर देंगे और उससे जो इंटरेस्ट वगैरह आएगा वो ऐड हो जाएगा उसी फंड के पैसे में। तो फंड का पैसा बढ़ जाएगा अगर बिल्डिंग फंड के पैसे से एक इनकम होता है तो, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड 2000, तो बिल्डिंग फंड से इनकम हुआ है तो इसके बाद ये फंड बना होगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इनकम, ऐसे लिख देते हैं इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड 2000। कितना पैसा जमा था, फिर मिलके 30,000 होना चाहिए, देख लेंगे। अच्छा, फिर बोल रहा है कि फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एसेट है, इधर चला जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट यहां पर लिख देते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट 20,000, फिक्स्ड डिपॉजिट 20,000। ओपनिंग जनरल फंड 10,000, ओपनिंग जनरल फंड 10,000, ये जनरल फंड है, ठीक है। तो ओपनिंग जनरल फंड बिल्डिंग फंड के ऊपर लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस जनरल फंड, हेडिंग कर देते हैं जनरल फंड। जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है 10,000, तो ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है, और कुछ होगा तो उसमें ऐड करके आउटर में लिख देंगे या फिर डायरेक्टली आउटर में दिखा देंगे। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये तो ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड में, तो कैपिटल फंड ऐड सरप्लस, सरप्लस कितना हो रहा है 20,000, सरप्लस हो गया 20,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड 60,000, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस 60,000, यहाँ पर लिख देते हैं ओपनिंग कैपिटल फंड 60,000। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्विमिंग पूल, ये एसेट है 40,000, कॉस्ट ऑफ स्विमिंग पूल 40,000। इस पे कोई डेप्रिसिएशन लेकिन नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने आउटर में लिख दिया। इक्विपमेंट 20,000, इस पे भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑफ जनरल फंड 36,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑन जनरल फंड, तो जनरल फंड का पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट साइड आता है, तो इन्वेस्टमेंट दिखा देते हैं यहाँ पर, इक्विपमेंट के बाद दिखा देते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, कौन से फंड का पैसा लेके, यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख देंगे जनरल फंड का पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना 36,000। अच्छा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये एसेट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कंसल्टेंसी, ये लाइबिलिटी है, कंसल्टेंसी चार्जेस हम लोगों ने नहीं दिया होगा। आउटस्टैंडिंग कंसल्टेंसी आउटस्टैंडिंग कंसल्टेंसी 1,000। अलाउंस आउटस्टैंडिंग, अच्छा, कोई अलाउंस डिक्लेयर किया था वो पे नहीं किया, तो ये भी लाइबिलिटी है 800, ये तो पे करना था ना, आउटस्टैंडिंग अलाउंस। कैपिटल ग्रांट 10,000, कैपिटल ग्रांट जो है ये है 10,000, तो ये कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कैपिटल फंड था यहाँ पर दिखा देंगे कैपिटल ग्रांट। ग्रांट जो मिला है वो कैपिटल नेचर का है, ग्रांट यानी छूट, गवर्नमेंट से मिल जाता है, ठीक है। कैपिटल ग्रांट 10,000।
अच्छा, एंट्रेंस फीस 50% भी फंडेड, 50% जो है वो एंट्रेंस फीस हमें फंडेड मतलब फंड बनाना है, तो फंड मतलब कैपिटल नेचर का होगा, तो ऐड कर देंगे एंट्रेंस फीस। 50% लेना है तो 4000 था, 2000, 50% मतलब 2000 हो गया। लीगेसी, इसको भी फंड बनाना है, 8000, 8000 का लीगेसी, इसको भी फंड बनाना है, तो लीगेसी। अच्छा, प्राइस फंड 10,000, प्राइस फंड, बिल्डिंग फंड तो लिखा है मैंने, प्राइस फंड नहीं लिखा, चलो यहाँ लिख लेते प्राइस फंड। प्राइस फंड का ओपनिंग, ओपनिंग देखते कितना है। अच्छा, ये 10,000 ही दिख रहा है, ओपनिंग का नहीं पता, ठीक है चलो 10,000 ही लिख लेते हैं, ओपनिंग 10,000। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्राइस फंड, ये इसमें ऐड हो जाएगा, इनकम 1000। अच्छा, एक्सेस ऑफ प्राइस फंड 8, एक्सपेंस ऑफ प्राइस फंड, अच्छा प्राइस फंड से खर्चा भी किया है 800, तो ये लेस हो जाएगा, एक्सपेंस किया है तो प्राइस फंड का पैसा कम हो जाएगा, तो नेट कर लेंगे, ठीक है। 10,000 जमा किया था, 1,000 इनकम, 11,000 हुआ, 11,000 से 800 रुपए का खर्चा कर दिया, बचा कितना, 10,200, ये प्राइस फंड का टोटल अभी ये कंडीशन दिख रहा है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइस फंड 10,000, इन्वेस्टमेंट ऑफ, इन्वेस्टमेंट इधर होगा, प्राइस फंड का इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड का पैसा जो इन्वेस्ट किया है जितना, उसका अमाउंट है 10,000। बैलेंस इन करेंट अकाउंट 10,000, करेंट अकाउंट में 10,000 है तो फिक्स डिपॉजिट के नीचे लिख देते हैं, बैलेंस इन करेंट अकाउंट 10,000। अच्छा, कैश इन हैंड 800, कैश इन हैंड 800। और तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, देखते हैं टोटल करके कितना हो रहा है। 8 to 10, 10, 20, 20, 40, 40 और 60, ये 1 लाख हो जाएगा। देख लेते एक बार फिर से, 60,000 और 20,000, हाँ ठीक है 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख। अच्छा, जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस, ये आउटर में ही लिख देते हैं, इसका ये इनर कॉलम में कोई काम नहीं क्योंकि इसमें और कुछ एडिशन नहीं हुआ, तो 1,10,000। बिल्डिंग फंड 30,000 और बिल्डिंग फंड का इनकम 2,000, तो टोटल 32,000। 1,10,000 और यहाँ पर हो गया 1 लाख, कितना, 1,42,000, 1,42,000 और ये टोटल 1,42,000 प्लस 10,200, चेक करते कितना होता है। 1,42,000 प्लस 10,200 प्लस 800 प्लस 1,000, 1,54,000, चेक करते हैं, 1,54,000, हाँ ठीक है आंसर टैली हो रहा है, 1,54,000, यहाँ पर भी उतना ही होना चाहिए, तो ये चेक कर लेते हैं माइनस करके, 7,240 और 20, 96,000 माइनस 20, 20, 40 और 10, 50 और माइनस 800, हाँ ठीक है, 1,54,000 ही आ रहा है, 1,54,000। अच्छा, 11 वाला होमवर्क देंगे, ये अभी नहीं करेंगे।
11 10 आगे का देखते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था जो भी अभी हम लोगों ने किया। आगे कहाँ तक किया हुआ था हम लोगों का? रेस्टोरेंट वाला क्वेश्चन तक किया था हम लोगों ने। हाँ, ये वाला किया था। सेवन, 8 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, फिर मिडिल का जो बाकी है वो बाद में करेंगे। इलास्ट्रेशन 8 करते हैं आज। देखो इस पे क्या बोला है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ दिसंबर 2013 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31st दिसंबर 2013, ये बोला है, ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरी बुक्स ये चला जाएगा एसेट में। बुक्स एडेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी एसेट में चला जाएगा। फर्नीचर एसेट, फर्नीचर एडिशन हुआ, ये भी एसेट। इन्वेस्टमेंट एसेट, बिल्डिंग एसेट। क्रेडिटर लाइबिलिटी, डेटर एसेट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड, ये भी क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड, ये भी हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा। इंट्रांस फीस, ये बैलेंस शीट में जा भी सकता है। और इनकम एक्सपेंडिचर देखेंगे कुछ स्पेसिफिकली बोला है कि नहीं इसके बारे में। अच्छा, एग्जामिनेशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस ये तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। सर्टिफिकेट फीस इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ये भी इनकम एक्सपेंडिचर। हायर चार्जेस इनकम एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट ये भी इनकम एक्सपेंडिचर। अदर रिसिप्ट इनकम एक्सपेंडिचर। सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, इंश्योरेंस, एग्जामिनेशन एक्सपेंस, पीरियोडिकल्स, ये सब इनकम एक्सपेंडिचर। प्राइज फंड बैलेंस शीट, प्राइज इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट। फंड जो है लाइबिलिटी में जाएगा, इन्वेस्टमेंट जो है एसेट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट का इनकम ये इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा, अभी जैसे मैंने किया था। प्राइस गिवन यानी प्राइस का एक्सपेंस, ये हम लोग फंड से ही एडजस्ट करके दिखा सकते हैं। प्राइस बैंक बैलेंस, तो ये दिखा रहा है कि प्राइस मतलब जो फंड बना था उसका जो इन्वेस्टमेंट के बाद जो बैंक बैलेंस बच रहा है 2450, इन्वेस्टमेंट जो हुआ है उससे खर्चा करने के बाद जो बैंक बैलेंस बचा है, मतलब प्राइस फंड का जो बैलेंस है। डोनेशन ये कैपिटल नेचर का है बोल रहा है, तो कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कैपिटल फंड, जनरल एक्सपेंस ये पीएल में जाएगा। बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड। अच्छा, यहाँ पर बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 22,500, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2014 7850, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। तो कुछ एडजस्टमेंट भी है। सब्सक्रिप्शन पे है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे है, सैलरी आउटस्टैंडिंग पे है, मतलब सैलरी पे है, और प्रीपेड इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस पे है, ठीक है। तो ये प्रिपेयर करते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 8, इनकम एंड expenditure account for the year ended 31st of December 2013। और बैलेंस शीट as at 31st December 2013। अच्छा, सबसे पहले लाइब्रेरी बुक्स, तो ये एसेट में ही जाएगा। लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स 2,30,000, इस पे क्या डेप्रिसिएशन था, चेक करते हैं। लाइब्रेरी बुक्स पे डेप्रिसिएशन, हाँ 15% था। अच्छा, और कुछ ऐड हुआ क्या लाइब्रेरी बुक्स में? हाँ, उसके नीचे ही दिया हुआ, बुक्स एडेड ड्यूरिंग द ईयर 50 to 200। तो लाइब्रेरी बुक्स है, पहला अमाउंट है 2,30,000,
एड न्यू बुक्स, न्यू परचेज लिख देते हैं, न्यू परचेज 52,200। अच्छा, तब डेप्रिसिएशन कितना होगा? लेस डेप्रिसिएशन 15%, 2,80,000। हाँ बोलो और एक बार। 42,330। 38 यहाँ पर दिया, 32 हो रहा है क्या? अच्छा 42,330। अच्छा 42,330, बट यहाँ पर शायद पूरा साल का नहीं दिया है, क्योंकि पूरा परचेज जो है कब का है वो तो नहीं बोला है ना। यहाँ पर देख लेते, 42,330 हो रहा है, सही है, 42,330 हो रहा है। अगर हम लोग एजम्पशन ये लेते हैं कि ये जो नया खरीदा गया है ना, नया बुक्स जो खरीदा गया है, ये एकदम स्टार्टिंग में खरीदा गया है, बट ऐसा हमें कुछ बोला नहीं है। तो देखो, अगर हम लोग 42,330 करते हैं तो भी सही है, गलत नहीं है। 42,330 करेंगे तो भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन हम लोग और एक एजम्पशन के साथ भी कर सकते हैं, जो नया वाला परचेज हुआ है, अगर हम लोग ये मान ले कि वो ना तो एकदम बिगिनिंग में परचेज हुआ है, ना तो एकदम एंड में परचेज हुआ है, तो हम लोग इसको 6 मंथ्स मान के भी कर सकते हैं। इस पे पूरा 12 मंथ्स का और इस पे पूरा 6 मंथ्स का, बाकी ये भी करेंगे तो ठीक है। लेकिन बुक के आंसर के साथ टैली करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं 42,330 ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बुक का आंसर के साथ टैली करना चाहे तो हम लोग ये अजम्पशन लेंगे, क्योंकि नया परचेज का कुछ डेट नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में इसका 6 मंथ्स और इसका पूरा 12 मंथ्स, तो कितना हो जाएगा उस हिसाब से हम लोग दे देते हैं, ताकि बुक के साथ टैली हो जाए। बाकी वो भी सही है। 2,30,000 पे 15% और 52,200 पे 15% इंटू 6/12, देखो कितना होता है, अलग अलग करके देखो। एजम्पशन लिख देना पड़ेगा कि हम लोगों ने ऐसा माना है। वर्किंग नोट नंबर 1, एज्यूम परचेज मिडिल ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ ईयर। अच्छा, ये हो जाएगा 52200 इंटू 3915, 38,415 आ रहा है। 38,415, अदरवाइज जितना आ रहा था वो भी सही है, लेकिन उससे आंसर थोड़ा सा अलग आएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 38,415, अब ये माइनस कर लेते हैं। 282200, 2,43,785। यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख देंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, $38,415। अच्छा, लाइब्रेरी बुक्स फर्नीचर 1,59,500, 1,59,500। एड न्यू खरीदा गया था फर्नीचर का भी 35,500, न्यू परचेज 35,500, लेस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का 10% है, ठीक है, फर्नीचर का 10%। अच्छा, इस पे डेप्रिसिएशन उसी तरह से लगा देते हैं, तो 1,59,500 पे 10% लगेगा, यानी 15,950, है ना। ये हो जाएगा 15,950, इसका डेप्रिसिएशन 15,950 प्लस इसका, इसके ऊपर 5%, अगर 6 महीना मानेंगे तो 5%, तो 35,500 पे 5% लगा दो, 1,775 प्लस 15,950, 17,725।
माइनस करना पड़ेगा। तो 1,77,275 आ जाएगा। 17,725। 17,725 ये हो गया फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर के बाद यहाँ पर बिल्डिंग 37,89,000। लेस डेप्रिशिएशन, बिल्डिंग पे भी डेप्रिशिएशन बोला है। 1%। 37,890 माइनस करने से आएगा 37,51,110। अच्छा, ये भी लिखना पड़ेगा पीएल में, टू डेप्रिशिएशन बोल के, टू डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग 37,890। इन्वेस्टमेंट 21,25,000। 21,25,000 इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसके बाद क्रेडिटर 1,77,900। अच्छा, क्रेडिटर के बाद डेटर 59,700। ये सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए लिख ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड 1,85,000। 1,85,000 दिया हुआ है। अच्छा, सिर्फ 1,85,000 तो रिजर्व फंड है तो लाइबिलिटी होगा। इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड, अगर फंड लिखा हुआ है, चाहे भले ही आगे इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ हो, ये अगर फंड लिखा हुआ है तो ये लाइबिलिटी है। 1,85,000। अच्छा, एंट्रांस फीस 2,02,600। एंट्रांस फीस का कुछ बोला था हम लोगों को? नहीं, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग इसको बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। ठीक है, 2,02,600 एंट्रांस फीस एजम्पशन ले लेते हैं कि बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कैपिटल फंड जो होगा एड एंट्रांस फीस, कैपिटलाइज्ड कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, एंट्रांस फीस हो गया। एग्जामिनेशन फीस 30,000 to 500 इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। एग्जामिनेशन फीस टू एग्जाम फीस, एग्जाम फीस हो जाएगा 20, नहीं 30,000 to 500। अच्छा, इस पे कोई एडजस्टमेंट था शायद, देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इंश्योरेंस, नहीं यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। एग्जामिनेशन एक्सपेंस था, एग्जामिनेशन फीस 30,000 to 500, ये तो क्रेडिट साइड दिख रहा है तो ये इनकम होगा ना, गलत लिख दिया मैंने। एग्जामिनेशन फीस क्रेडिट साइड दिख रहा है तो ये इनकम है, तो बाई एग्जाम फीस, एग्जाम फीस 30,000 to 500 एग्जाम अरेंज करने का जो फीस है उससे अर्निंग हुआ है। अच्छा, इसके बाद है सर्टिफिकेट फीस 7,800। अच्छा, बाई सर्टिफिकेट फीस 7,800, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। सब्सक्रिप्शन में था, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 2,75,800 बाई सब्सक्रिप्शन। इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2,75,800। रिसीव हुआ है 2,75,800। यहाँ पर बोला है रिसिप्ट फॉर 2014 7,850, मतलब लाइबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 20 to 500 आउटस्टैंडिंग बाय बैलेंस CD 20 to 500, ये ऐड कर लेते हैं। $2,98,300 to income and expenditure। $2,90,450 होगा, 2,90,450। वर्किंग नोट नंबर 2 सब्सक्रिप्शन हो गया। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के बाद हायर चार्जेस 95,500 हायर चार्जेस एक्सपेंसेस है या इनकम है, देखते हैं। लाइबिलिटी साइड था, क्रेडिट साइड था ना, हाँ इनकम है, अदर रिसिप्ट के साथ ही होगा, तो हायर चार्जेस और अदर रिसिप्ट दोनों ही हो जाएगा। क्रेडिट साइड है, बाई अदर रिसिप्ट, हायर चार्जेस अदर रिसिप्ट था 4,400, हायर चार्जेस देखते हैं। अदर रिसिप्ट था 4,400, हायर परचेस 85,000। अच्छा, इसके बाद सैलरी 1,55,900, इस पे एडजस्टमेंट था। सैलरी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड हो जाएगा 12,500 1,55,900 के साथ टू सैलरी 1,55,900। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड 12,500, तो ऐड होने से 1,68,400 और यहाँ पर हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,500 आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा, प्रिंटिंग स्टेशनरी 8,500, इस पे कोई एडजस्टमेंट था? नहीं था। प्रिंटिंग स्टेशनरी 8,500 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,500। अच्छा, टेलीफोन पोस्टेज टेलीफोन 2,500, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। टू पोस्टेज टेलीफोन, टू पोस्टेज एंड टेलीफोन 2,500। अच्छा, पोस्टेज टेलीफोन के बाद इंश्योरेंस में था 10,400 है टू इंश्योरेंस 10,400। देख लेते हैं क्या एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस प्रीपेड हुआ है 4,500 लेस प्रीपेड, $5,900। प्रीपेड इंश्योरेंस लाइबिलिटी होगा, एसेट होगा, इधर लिख देते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 4,500 प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। अच्छा, एक एग्जामिनेशन एक्सपेंस 24,000, एग्जामिनेशन एक्सपेंस यहाँ पर बाकी था, लिख देते हैं, जगह रखा था मैंने। एक्सपेंस 24,000। अच्छा, एग्जामिनेशन एक्सपेंस के बाद पीरियोडिकल्स खर्चा है डेबिट साइड में 15,600 टू पीरियोडिकल्स 15,600। पीरियोडिकल्स हो गया। प्राइस फंड 2,15,000 लाइबिलिटी प्राइस फंड 2,15,000। इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखते हैं 2,15,000। प्राइस फंड 2,15,000। प्राइस इन्वेस्टमेंट 2,10,400, ये इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। प्राइस इन्वेस्टमेंट 2,10,400। अच्छा, प्राइस इन्वेस्टमेंट हो गया। प्राइस इन्वेस्टमेंट इनकम 10,200, ये फंड में ऐड होता है, ऐड इनकम 10,200। अच्छा, प्राइस गिवन 9,500 लेस एक्सपेंस, प्राइस गिवन 9,500, ये लेस हो जाएगा। 9,500 का प्राइस दिया गया है। प्राइस बैंक बैलेंस 2,450, तो ये एसेट साइड में आ जाएगा। प्राइस बैंक बैलेंस
2450। डोनेशन कैपिटल करना है 1,99,000। $1,99,000। अच्छा, जनरल एक्सपेंस 5250 टू जनरल एक्सपेंस 5250, जनरल एक्सपेंस 5250, कैपिटल फंड 5471,720, 5471,720, कैपिटल फंड। बैंक बैलेंस 65,500, कैश इन हैंड 1520, कैश 1520। बस सारा चीज तो लिख लिया, देख लेते हैं। एडजस्टमेंट 2 बार, प्रीपेड इंश्योरेंस 2 बार लिख लिया, सैलरी भी लिख दिया। इंटरेस्ट एक्रूड इन्वेस्टमेंट ये नहीं दिखाया। अच्छा, सब्सक्रिप्शन 7850 और 22,500 ये दोनों दिखा दिया। 22,500 ये नहीं दिखाया। अच्छा, सब्सक्रिप्शन नहीं दिखाया। एडवांस सब्सक्रिप्शन 7850 और आउटस्टैंडिंग यहाँ पर लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये दोनों नहीं लिखा था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 22,500, 22,500। और एक क्या बाकी रख दिया मैंने, एक्रूड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 6,250, मतलब पूरा ही नहीं दिया। अगर दिया हुआ रहता तो कुछ तो ट्रायल बैलेंस पे दिखता है। फुल्ली आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6,250 और यही वाला हम लोगों का चला जाएगा एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इनकम यहाँ पर लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इनकम। तुम लोग इसके नीचे भी लिख सकते हो, मेरा इधर जगह नहीं है ना, इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 6250। अच्छा, अब ऐड करके देखते हैं कितना सरप्लस आता है। 7800 प्लस 32,500 प्लस 290450 प्लस 85,000 प्लस 4400 प्लस 6250, 4,26,400। टू सरप्लस -5250 -15,600 -5900 -2500 24,000 37,890 17,725 38,415 -8500 -16,8400 1,02,220 देखते हैं। नहीं, 1,97,720 आ गया। अच्छा, 1,68,450 8,500 2,500 5,900। अच्छा, 24,000 15,600 ये ऐड सही हुआ है। 5 लाख, ये 5 लाख होगा मेरा, तो ये 5 लाख आया ही नहीं। क्या नहीं लिखा मैंने, 7,800 32,500 2,90,450 95,500 है हायर चार्जेस। अच्छा, ये गलत लिख दिया है। 95,500 इंटरेस्ट 85,000। ओह अच्छा, इंटरेस्ट था क्या, 95,500। अच्छा, बाई इंटरेस्ट 85,000 यहाँ पर लिख देते हैं 85,000। अच्छा, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा 4,26,400। अच्छा, यहाँ पर लिख लेते हैं 1,02,220
अच्छा लिख के फायदा नहीं है, ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, इसको ठीक कर लेते हैं। 4,26,400 26,400 प्लस 95,900 500 5,21,900। हाँ अब सही है, 5,21,900। कितना आ रहा है इधर? $15,600 5,900 2,500 24 25 26,500 -3,7,8,9,0 1,7,7,2,5 3,8,4,1,5 8,500 1,6,8,4,0 1,97,720। हाँ आ गया 1,97,720। ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। एड सरप्लस 1,97,720। अच्छा ये ऐड करने से कितना आएगा? 5 लाख, यहाँ पर देख लेते हैं कितना कितना हो रहा है। 5,40 54,71,720 2,02,600 1,99 1,97,720 60,71,040 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1,85,000। नहीं ये वाला नहीं, ये हो जाएगा 2,15,700 1,85,000 1,77,900 7,850 और 12,500। अच्छा ये सब ऐड करने से 66,69,990 आएगा। ठीक है, अच्छा इधर भी उतना ही आ जाएगा 6,69,990। ठीक है, तो एक बार चेक करके देख सकते हो, एक बार टोटल करके देख लो कि इतना ही आएगा। ठीक है, एक बार तुम लोग घर पे चेक करके देख लेना। आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगर ये नहीं होता है तो मुझे बताओ, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे।